यहाँ पे हम लोग पाइप फिटिंग ऑपरेशंस देखने वाले हैं। तो पाइप को फिट करते समय अलग अलग मेथड्स जो है, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग प्रोसेस अपनाई जाती है या इस्तेमाल की जाती है। सो इन प्रोसेसेस के अंदर जो मेन प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि पहला होता है पाइप को कट करना। पाइप को दो तरीके से कट किया जाता है, जिसके लिए सिंपल तौर पे हैक्सॉ का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू पाइप कट किया जाता है। लेकिन हैक्सॉ के ज़रिए पाइप को कट करने के बाद हम लोगों को एग्जैक्ट पाइप की एक्सिस से फेस परपेंडिकुलर मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारी जगह पे पाइप को कट करने के लिए हैक्सॉ की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप हैक्सॉ के ज़रिए भी पाइप को कट सकते हैं या फिर पाइप कटर के ज़रिए भी पाइप को काट सकते हैं। सो पाइप फिटिंग ऑपरेशन जो होता है, उन पाइप फिटिंग ऑपरेशंस में कोई भी या किसी भी मेटल का पाइप होने दो, आपको पाइप को कट करना ज़रूरी होता है। सो किसी भी टाइप का, चाहे वो आपका फ्लेक्सिबल पाइप होने दो, पीवीसी पाइप होने दो या मेटल का पाइप होने दो, हर किसी में पाइप को या पाइप की असेंबली करते समय आपको पाइप को कट करना पड़ता है। उसके ऊपर थ्रेड बनाते समय, पर्टिकुलर लेंथ में लाते समय आपको पाइप को कट करने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए जो मेन कटिंग टूल्स है, उसके अंदर पहली जो है सिंपल कटिंग टूल्स में एक होती है हैक्सॉ, और अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो फिर पाइप कटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइप कटर एक्चुअल में कैसे दिखता है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे पाइप कटर को सेट करके उसका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल दिखाया गया है। जैसे कि पाइप वाइज में पहले पाइप को होल्ड किया गया, फिर पाइप कटर को यहाँ पे सेट किया गया, हैंडल को रोटेट किया गया, पाइप के ऊपर कटिंग व्हील का एक पर्टिकुलर प्रेशर डाला गया और फिर उसको गोल गोल घुमाया गया। सो पाइप कटर जो होता है, ये पाइप कटर पाइप का जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के साथ में 90 डिग्री में सेट किया जाता है। और फिर मार्किंग के साथ में कटिंग व्हील जो होता है, ये कटिंग व्हील का और मार्किंग का क्या किया जाता है, पैरेलिटी साधा जाता है। मतलब जहाँ पे आपने पाइप के ऊपर मार्क किया है, वो मार्क और कटिंग व्हील का जो एज है, वो एज क्या किया जाता है, पैरेलल लाया जाता है, सामने सामने लाया जाता है या एक दूसरे के साथ में मैच किया जाता है। और फिर हैंडल के ज़रिए पाइप कटर को लॉक किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, तो उसको चलाया जाता है एक्सिस से। कैसा, मतलब पाइप के ऊपर कैसा, सर पाइप के जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर सर्कुलरली घुमाया जाता है। तो यहाँ पे जो रोलर्स होते हैं वो पाइप कटर को या कटिंग व्हील को आजू बाजू सरकने नहीं देते, वो उसको उसी लाइन में चलाने का काम करते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। सो पाइप को रिक्वायरेशन के अनुसार, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उसके अनुसार इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पाइप कटर से या हैक्सॉ से काटा जाता है। पाइप काटने की इस प्रक्रिया को पाइप कटिंग मेथड कहा जाता है। पाइप काटने के लिए हैक्सॉ या फिर पाइप कटर का इस्तेमाल करते हैं। पाइप काटने के लिए पाइप को पाइप वाइज में क्लैंपिंग किया जाता है तथा जितनी लंबाई का पाइप आपको चाहिए उतना मार्क करके पाइप को काटना होता है। उतनी ही दूरी पर क्या करते हैं, एक निशान लगाया जाता है। पाइप को उस निशान के ऊपर से काट दिया जाता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ पे कि निशान लगाया गया है, यहाँ पे मार्किंग की गई है। और पाइप कटर का जो कटिंग व्हील होता है उस निशान के ऊपर रखा जाता है या लाया जाता है, हैंडल के ज़रिए घुमा के थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे डाला जाता है और फिर क्या किया जाता है, कटर को घुमाया जाता है। जैसे ही आप कटर को घुमाओगे, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा क्या किया जाता है, हैंडल को घुमा के थोड़ा सा टाइट किया जाता है, जिसकी वजह से पाइप कटर जो है, ये पाइप कटर अच्छी तरीके से पाइप को काटता है। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है। और कुछ पाइप कटर ऐसे होते हैं जिसके एंड में एक रिमर सेक्शन बना हुआ रहता है। ये रिमर सेक्शन का क्या है, काम होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उस रिमर का इस्तेमाल दिखाया है। ये क्या इस्तेमाल बताता है, तो जब हम लोग पाइप कटर का इस्तेमाल करके कटिंग करते हैं तो उस समय पे क्या होता है, पाइप के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और यहाँ पे मटेरियल कट करके अलग नहीं होता है, बल्कि वो दबाया जाता है।
सो वी ग्रूव यहाँ पे बनता है। तो वी की वजह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उसका कट सेक्शन दिखाया है, पाइप कैसे कटा हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है। तो पाइप के ऊपर जैसे ही कटर का व्हील अपना प्रेशर डालने का काम करता है तो ये एक सेक्शन क्या है, एक तरीके से ऊपर की तरफ उभर जाता है और दूसरा अंदर की तरफ मुड़ जाता है या दब जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पाइप का जो एक्चुअल इनसाइड डायमीटर है, ये इनसाइड डायमीटर से आगे एंड का जो डायमीटर है ये क्या हो गया है, कम हो गया है और वो कैसा हो गया है, कोनिकल शेप में आ गया। तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, रिकंडीशनिंग करना पड़ता है, मतलब जो एक्चुअल डायमीटर है उस डायमीटर में लाना पड़ता है। तो उसके लिए कौन सा चीज़ काम में आ सकता है कि होल, ये होल हो गया एक तरीके से, पाइप का इंटरनल डायमीटर मतलब होल हो गया। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोगों को रिमर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो रिमर का इस्तेमाल दिखा है। क्या किया गया है, पाइप रिमर का इस्तेमाल किया गया है। रिमर को इसके अंदर डाला गया है। रिमर को क्या करते, अंदर डालते और घुमाते। तो वो रिमर क्या करता है कि ये जो मटेरियल है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है उसको वो क्या कर देता है, घुमा के बाहर की तरफ निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का जो होल का साइज है वो एक्यूरेट बनता है। वैसे ही फाइलिंग या फिर ऑयल स्टोन के द्वारा घिस के ऊपर का जो सेक्शन है, ये ऊपर का सेक्शन या ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको भी निकाल दिया जाता है और जिसकी वजह से हम लोगों को पाइप आगे के ऑपरेशन के लिए रेडी मिलता है। तो पाइप कटर का इस्तेमाल करके जब पाइप को काटते हैं तो उसमें यही एक खामी होती है कि आपको उसके साथ में दूसरा एक ऑपरेशन करना पड़ता है। वही अगर हम लोग हैक्सॉ की बात करें तो हैक्सॉ के जरिए जब आप कटिंग करोगे तो आपको पाइप का एंड जो होता है, ये एंड कभी आपको प्लेन मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर ये एंड प्लेन ना हो तो जब भी कभी बिना इसको प्लेन किए आप कोई ऑपरेशन करने जाओ तो उस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ खराबियां आने की संभावनाएं होती है। इसीलिए पाइप के एंड जो है ये प्लेन होने चाहिए। तो जब आप किसी पाइप कटर का इस्तेमाल करके पाइप को काटते हो तो उस समय पे ये एंड आपको प्लेन मिलता है, लेकिन हैक्सॉ की कटिंग में ये प्लेन मिलने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मतलब हम लोग पूरे तरीके से नहीं कह सकते। सो इसके लिए क्या किया जाता है, उसकी पैरेलिटी को चेक किया जाता है या परपेंडिकुलरनेस को चेक किया जाता है। तो किस तरीके से, तो यहाँ पे ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करता है बंदा और उसके सरकमफरेंस का हेल्प लेके उसको 360 डिग्री में स्टॉक लगा के क्या किया जाता है, घुमा के इस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे पाइप को गोल गोल घुमाया जाता है और उसकी जो फ्लैटनेस होती है या परपेंडिकुलरनेस होती है या राइट एंगल जो है, ये राइट एंगल इस तरीके से चेक किया जाता है। तो सरकमफेरेंस अगर बराबर है तो इसके ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन आप करने जाओ तो आपको वो सही तरीके से मिलेगा और उसका फिटिंग भी सही होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये कटिंग ऑपरेशन जो है, ये कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो पाइप को काटने के लिए सवाल ये बनता है कि पाइप को काटने के लिए क्या ये सिंपल कटर और हैक्सॉ का ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कुछ जगह ऐसी होती है या जहाँ पे पाइप अलग अलग साइजेस में काट के उसको थ्रेडिंग करना पड़ता है और वो मास प्रोडक्शन में रहता है हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम में नहीं आती। तो उसके लिए क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के कटिंग मशीन्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं जो कि पाइप को काटने का भी काम करते हैं, सही डायरेक्शन में एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलरली फेस को काटते हैं, एकदम जैसे यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद उसको चाम्फर भी करते हैं या डिबर भी करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, ये रिमर के जरिए इसको डिबरिंग किया जाता है। तो वो डिबरिंग ऑपरेशन भी होता है यहाँ पे, जैसे ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं। तो डिबरिंग भी ऑपरेशन किया जाता है या फिर डायरेक्टली उसको थ्रेडिंग ऑपरेशन भी किया जाता है, क्योंकि वो मशीन उसी तरीके से मास प्रोडक्शन के लिए कटिंग और थ्रेडिंग करने के लिए बने हुए रहते हैं। सो वो मशीन भी हम लोगों ने वहाँ पे ड्राइंग में इससे पहले क्लास में देख लिया था। तो ये ध्यान में रखना है कि पहले जो पाइप ऑपरेशंस होते हैं उसमें पहला हम लोगों को जो ऑपरेशन मेन करना पड़ता है वो कौन सा होता है, पाइप को काटना, दैट इज नोन एज अ पाइप कटिंग ऑपरेशन और पाइप कटिंग मेथड। उसके बाद पाइप को हम लोग क्या करते हैं, एंड के पाइप्स के जो एंड्स होते हैं उनको प्लेन करने का काम करते हैं। तो पाइप्स के एंड अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ लोग उसको क्या करते हैं, एंड को प्लेन करते हैं और उसके बाद पाइप को थोड़ा सा एंड में चाम्फर दिया जाता है। ये चाम्फरिंग इसके लिए होता है कि जब आप थ्रेड कटिंग करने वाले जो टूल्स उन पाइप्स के ऊपर बिठाने जाओगे तो उस समय पे स्टार्टिंग में उन टूल्स का ग्रिप बैठना जरूरी होता है। तो पाइप के ऊपर दिया गया, एंड के ऊपर दिया गया चाम्फर क्या हेल्प करता है, चाम्फर मतलब इसी तरह से होता है लेकिन वो कभी मेटल को उभारता नहीं है। वो कहाँ पे किया जाता है, तो पाइप की जो
थिकनेस होती है उन थिकनेस के ऊपर ही वो चाम्फर दिया हुआ रहता है, जिसकी वजह से थ्रेडिंग करने वाले जो टूल है वो टूल अपनी ग्रिप वहाँ पे इजीली बिठा सकते हैं। दूसरी बात उस चाम्फरिंग की ये होती है कि जब आप वो चाम्फरिंग करते हो और पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप थ्रेडिंग कंप्लीट कर जाते हो और उस थ्रेडेड पाइप को किसी एक्सेसरीज के अंदर बिठाने के लिए जाते हो तो उस समय पे उस चाम्फरिंग की वजह से पाइप को एक्सेसरीज के साथ में जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इंस्टेंटली वो पाइप जो है, ये पाइप क्या हो जाता है, सीधा जाके एक्सेसरीज के साथ में जुड़ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंडस्ट्रियल पाइपिंग में चाम्फरिंग जरूर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर चाम्फरिंग करोगे तो उसका आगे का सिरा जो होता है वो थोड़ा सा कैसे हो जाता है, स्लैंट बनता है। स्लैंट मतलब कैसा है, उतरता हुआ, उसको एक नोक जैसी बनती है, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। तो जब भी कभी ये पाइप के साथ या एक्सेस के साथ में कनेक्ट होता है तो उस समय पे ये सिरा ओपन रहता है, तो पाइप का एंड जितना क्लोज रहेगा उतना वो सिक्योर रहेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अगर वो ओपन रह गया तो रस्टिंग होने के चांसेस वहाँ से बढ़ते हैं या पाइपिंग वीक होने के चांसेस उसकी वजह से बढ़ सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल पाइपिंग में क्या रखा जाता है, तो चाम्फरिंग नहीं करते, उस सिरे को क्या किया जाता है, जैसे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं वो सिरे को प्लेन ही रखा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, तो थ्रेडिंग मेथड। सो थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाली जो डाइज है उन डाइज के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कौन से टाइप की डाइज है। रैचेट डाइज है, ऑटोमेटिक मशीन है थ्रेडिंग करने वाला। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल डाई स्टॉक है, जिसके ज़रिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइप के ऊपर थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो पाइप की जो डाइज होती है उन डाइज को स्टॉक के साथ में इस्तेमाल करके पाइप के ऊपर थ्रेड्स बनाए जाते हैं। पाइप के ऊपर थ्रेड बनाने की जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, पाइप थ्रेडिंग ऑपरेशन या फिर पाइप थ्रेडिंग मेथड भी कहा जाता है। कुछ लोग नॉर्मली उसको थ्रेडिंग भी कहते हैं, लेकिन थ्रेडिंग सॉलिड चीज़ों के ऊपर भी किया जाता है और पाइप के ऊपर भी किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई सॉलिड चीज़ के ऊपर थ्रेडिंग करते हो, आउटसाइड डायमीटर के ऊपर या इनसाइड डायमीटर के ऊपर, तो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। इसके लिए हम लोगों को वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है कि अगर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा भी लग जाए तो भी उन चीज़ों का टूटने का चांसेस ना के बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपैरेटिवली पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करने वाले टूल्स की, तो वो थ्रेडिंग करने का ऑपरेशन मतलब कटिंग करने का ऑपरेशन होता है और उसके साथ में ही हम लोग जिस टूल के ऊपर या मटेरियल के ऊपर हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, जिसको हम लोग पाइप कहते हैं, वो हॉलो होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, तो वो दबने का या टूटने का चांसेस होता है बिकॉज ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो उसकी वजह से क्या होता है, पाइप को टूटने के लिए जब आप पाइप्स के ऊपर या पाइप को टूटने से बचाने के लिए जब आप पाइप्स के ऊपर थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हो तो उतनी ही ज़्यादा सेफ्टी ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। सो थ्रेडिंग करते समय, पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करते समय क्या क्या चीज़ें की जाती है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं ये रैचेट डाई स्टॉक है। सो पाइप को थ्रेडिंग करना है या कटिंग करना है तो उसको सही तरीके से होल्ड करना जरूरी है, इसीलिए पाइप वाइज के अंदर उसको होल्ड किया जाता है। तो उसका होल्डिंग मेथड यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है। पाइप थ्रेडिंग टूल जिसको हम लोग कहते हैं रैचेट डाई स्टॉक, वो किस तरीके से दिखता है तो यहाँ पे दिखाया गया है। इस रैचेट डाई स्टॉक के अंदर अलग अलग रैचेट डाइज है, वो रैचेट डाइज यहाँ पे दिखाई गई है। एक डाई यहाँ पे सेट की हुई रहती है। सो पाइप का जो डायमीटर है उसके हिसाब से पर्टिकुलर साइज की रैचेट डाइज जो है वो रैचेट डाइज इस्तेमाल की जाती है, उनको यहाँ पे बिठाया जाता है। उन रैचेट डाई स्टॉक के अंदर कुछ डाई स्टॉक ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फिटिंग आपको करके मिलती है और कुछ डाई स्टॉक ऐसे रहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डायमीटर के हिसाब से अलग अलग साइज की थ्रेडिंग करने वाली डाइज जो है वो सिलेक्ट करके उसके अंदर सेट कर सकते हो। तो उनको सेट करने के लिए वहाँ पे ग्रू रहता है, उस ग्रू के अंदर से आपको क्या करना होता है, उन डाइज को इंसर्ट करना होता है। तो डाई प्लेट है जो हम लोग देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये नंबर्स में आते हैं। तो जो नंबर्स उनका दिया गया है मशीन के ऊपर, उनके अंदर ही उन डाइज को आपको क्या करना होता है, सेट करना होता है और फिर उनको लॉक करना है। डायरेक्शनल लीवर होता है जो कि डाई का थ्रेडिंग करने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप गेजेस हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या काम करते हैं, तो इनको इस तरीके से बनाया हुआ रहता है कि पाइप के ऊपर
पाइप के अंदर जब आप थ्रेड्स बनाते हो तो उस समय पे उन थ्रेड्स को चेक करने के लिए इस टाइप के गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये पूरे लेंथ में पाइप के अंदर जाके सेट हो रही है, यहाँ तक आके पाइप यहाँ पे नॉच में रुक रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने पाइप के अंदर जो बने हुए थ्रेड्स है वो सही तरीके से बना है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से थ्रेडिंग होता है। मोस्ट ऑफ ऑल पाइप के ऊपर आपको एक्सटर्नल थ्रेडिंग ही ज़्यादा करना पड़ता है, इंटरनल थ्रेडिंग बहुत ही कम करना पड़ता है। सो एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डाई यहाँ पे दिखाई गई है। सो जब ये डाई जो है, ये डाई आप इस्तेमाल करते हो तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग ऑपरेशनल मेथड्स यहाँ पे दिखाए गए। तो इन ड्राइंग को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। पहले में मैंने जैसे आपको बोला पाइप को काटा गया, उसको थोड़ा सा चाम्फर किया गया। तो अगर चाम्फरिंग किया गया है तो ये डाई जो है बैठने के लिए ईजी हो जाएगी। फिर पाइप के डायमीटर के हिसाब से अगर पाइप को काटा वाइस में सेट किया, अभी यहाँ पे वाइस दिखाया है बेंच वाइस, तो बेंच वाइस नहीं कंसीडर करना है, वहाँ पे क्या है प्लम्बिंग वाइस कंसीडर करना है। ओके, सो प्लम्बिंग वाइस में इस तरीके से उसको होल्ड करना है जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर पाइप के डायमीटर के हिसाब से आपको क्या करनी है, प्रॉपर प्लम्बिंग डाई जो है या थ्रेडिंग डाई जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसको रैचेट डाई स्टॉक के अंदर क्या करना है, सेट करना है। डायरेक्शन लीवर का इस्तेमाल करके आपको उसको कैसे घुमाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट करना है। एक बार उसको डाई स्टॉक के अंदर ही घुमा के देखना है कि वो सही तरीके से घूम रही है कि नहीं। मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज लॉक हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज फ्री हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आप इस स्टॉक को घुमा सकते हो और क्लॉकवाइज जब आप करने जाओ तो ये डाई घूम के थ्रेडिंग होगी। सो ये होने के बाद क्या करना है, आपको उस पाइप के ऊपर डाई स्टॉक को सेट करना है। और जब आप इसको थ्रेडिंग करने के लिए चलाओगे तो ये ध्यान में रखना है, पाइप के एक्सिस के ऊपर उसको प्रेशराइज करना है। मतलब क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इस पाइप की बात करें तो इसके ऊपर समझो ये डाई स्टॉक हम लोगों ने सेट किया, जिस डायरेक्शन में इसको लगाया उसी डायरेक्शन में क्या करना है, हाथों के जरिए प्रेशर डालना है सामने की तरफ से। सामने की तरफ से मतलब इस फेस के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। तो आप जैसे ही इसको रोटेट करोगे, रोटेटिंग करते समय ये प्रेशर डालना है या प्रेशर डाल के इसको दबाना है, तब ये थ्रेडिंग जो है ये पाइप के ऊपर बनता जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये कौन सा थ्रस्ट हो गया, तो एक्सियल थ्रस्ट हो गया। एक्सियल थ्रस्ट मतलब क्या है कि जो एक्सिस होता है पाइप का, उस पाइप के एक्सिस के साथ में ये पैरेलल चलने वाला थ्रस्ट हम लोग लगाते हैं। तो जब ऐसा थ्रेडिंग करते हैं उस समय पे जब ऐसा फोर्स लगाते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि ये फ्रिक्शनेट होते हैं। ये जो डाइज होती है ये डाइज फ्रिक्शनेट होती है और पाइप के ऊपर अपना ग्रिप बिठाती है और थ्रेडिंग स्टार्ट करती है। सो ये थ्रेडिंग करते समय जैसे ही ये डाई अपनी पकड़ बिठाएगी और पहला एक थ्रेड कट करेगी, आपको क्या काम करना है। यहाँ पे दिखाया कि पहली बार आपने प्रेशर डाला, फिर डाई जो है ये सेट हो गई, हम लोगों ने उसको चेक किया कि भाई हाँ, तो उसको निकालना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ऊपर से देखने के बाद हमको पता चलता है कि थ्रेडिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जब ये थ्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करना है, उसके अंदर ऑयल डालना है। कुछ लोग केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास केरोसिन नहीं रहता है वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल डालने के बाद क्या होता है, हम लोगों को पता है ऑयल क्या काम करता है, कटिंग टूल को कूलिंग करने का काम करता है। उसके बाद फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, थ्रेड जो बनते हैं उनको फिनिश देने का काम करता है। तो और जो स्क्रैप मटेरियल निकलता है या वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बाजू में हटाने का काम भी क्या करता है, ऑयल करता है, जिसकी वजह से थ्रेडिंग ऑपरेशन हमारा इजी होता है। तो जैसे ही सेट हो जाएगा उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप्स डाले जाते हैं और दोबारा इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के क्या किया जाता है, थ्रेडिंग जो है ये थ्रेडिंग क्लियर की जाती है। तो इस तरीके से थ्रेडिंग ऑपरेशन जो है ये थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इस डाई स्टॉक के जरिए। तो जो डाई स्टॉक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन से टाइप का डाई स्टॉक हम लोग देख रहे हैं, तो रैचेट डाई स्टॉक देख रहे हैं। तो सॉलिड डाई स्टॉक या जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डाई स्टॉक, वो भी इस्तेमाल में लाया जाता है। रैचेट डाई स्टॉक भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है थ्रेडिंग मशीन्स या डाइंग मशीन जिसको कहा जाता है, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह है जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है, कम लागत में आपको थ्रेडिंग करना है तो आपको सिंपल डाई स्टॉक इस्तेमाल करना है। काम ज़्यादा है और जल्दी उसको ख़त्म करना है तो आप रैचेट डाई स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। या मास प्रोडक्शन में थ्रेडिंग करना है तो फिर आपको उन मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मशीन के ज़रिए पाइप को कटिंग करके थ्रेडिंग करना पड़ेगा, जिससे आपका वक्त बचेगा, लागत बचेगी और काम सबसे जल्दी हो जाएगा। तो डिपेंड होता है आपको किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना है, उसके अनुसार इन थ्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग थ्रेडिंग करने वाले टूल्स या मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो
अभी हम लोगों ने थ्रेडिंग मेथड देखा। सो थ्रेडिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि डाई से थ्रेडिंग कटिंग करना जब आप स्टार्ट करोगे तो उससे पहले डायमीटर जो है पाइप का, उस डायमीटर चेक करके सही साइज की जो डाई है उसको सिलेक्ट करना है। दूसरी बात, हर एक पाइप का जो एंड है उसको प्लेन होना ज़रूरी है या फिर एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। ये ट्राई स्क्वेयर से आप चेक कर सकते हो। तीसरी बात जो है, हमेशा ये ध्यान में रखना है, सिंपल या जनरल पाइपिंग में जब आप पाइप के ऊपर थ्रेड करते हो तो पाइप को थोड़ा सा चाम्फर दे दो, जिसकी वजह से कटिंग करने वाला जो टूल है या थ्रेडिंग करने वाला जो टूल है वो अपनी ग्रिप आसानी से वहाँ पे बिठा सके। फिर डाई को जब आप चलाओगे तो उसको 360 डिग्री आगे की तरफ ले जाना है, मतलब एक पूरा सर्कुलर रोटेशन लेना है, और फिर एक हाफ रोटेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री घुमाना है डायस्टॉक को, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइप के ऊपर सही तरीके से थ्रेड फॉर्म होते हैं। और पाइप एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे या पाइप के ऊपर डायस्टॉक का एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे जो कटिंग किया हुआ रॉ मटेरियल उन डायस्टॉक के अंदर बैठा हुआ रहता है या पाइप के ऊपर चिपका हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर वो वहां से रिलीज होता है और नीचे गिरता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है, पाइपिंग ऑपरेशंस में थ्रेडिंग जब किया जाता है तब आप जैसे ही थ्रेडिंग करने वाले टूल को चलाते हो तो थोड़ी देर के बाद उसके अंदर ऑयल डालना ज़रूरी है। तो ऑयल जॉब को ठंडा नहीं करता है, ऑयल किसको कूलिंग का काम करता है, तो गर्म या कटिंग करने वाले जो कटिंग टूल्स होते हैं, डाइज होती है, वो डाइस का कटिंग सेक्शन जो होता है, जो गर्म होता है कटिंग करते समय, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से उसको ठंडा करने का काम करता है। और वो कटिंग टूल जितना ठंडा होगा वो उतने अच्छी तरीके से या एफिशिएंटली कटिंग का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि कटिंग करते समय वो ऑयल को साथ में लेके लेस फ्रिक्शन के साथ में कटिंग करेगा। इसकी वजह से क्या है कि आपको ज़्यादा अच्छे फिनिश थ्रेड मिलेंगे जो कि एक्सेसरीज के साथ में इंस्टेंटली मैच हो जाएंगे या खुद को सेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका फिटिंग भी जल्दी हो जाएगा। सो ये उसके बेनिफिट्स है, तो ये ध्यान में रखना है। थ्रेडिंग करने के बाद जब आप किसी पाइप के एक एंड में थ्रेड कंप्लीट करो तो दूसरे एंड में जब आप जाओगे तो ये ध्यान में रखना है, कंप्लीट होने के बाद एक एंड का थ्रेडिंग आपको डाई स्टॉक और डाइस को क्या करना है, क्लीन करके लेना है। सेम एज इट इज पाइप का जो एंड आपने थ्रेडेड किया है उसको भी आपको असेंबली से पहले क्लीन करना है। उसके ऊपर से ऑयल, ग्रीस जैसे ऑयली सब्सटेंस है उनको निकालना है, तभी आप उसके ऊपर कोई भी एडेसिव मटेरियल जो है ये एडेसिव मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान में रखना है, जब थ्रेडिंग किया जाता है तो पाइप थ्रेडिंग में अच्छा लुब्रिकेंट होना ज़रूरी है। सो जितना लुब्रिकेंट अच्छा रहेगा, अच्छे क्वालिटी का रहेगा, उतना अच्छा थ्रेडिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो जब हम लोग पाइप के ऊपर थ्रेडिंग का काम करते हैं उस समय पे हम लोगों को रैचेट डायस्टॉक भी इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर सिंपल डायस्टॉक भी इस्तेमाल करना पड़ता है। सो डायस्टॉक का इस्तेमाल करते समय डायस्टॉक को हैंडल के एंड में पकड़ना ज़रूरी है। अगर वो रैचेट डायस्टॉक है तो उसके हैंडल के एंड में आपको सही तरीके से होल्ड करना है और सही प्रेशर डाल के उसको चलाना है। अगर वो सिंपल डाई स्टॉक है मतलब उस डाई स्टॉक के दोनों साइड में आपको हैंडल मिलेंगे। ऐसे सिचुएशन में दोनों एंड्स में आपको क्या करना है, सही तरीके से प्रेशर डाल के उसको चलाना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अनइवन प्रेशर वहाँ पे जनरेट होगा और जिसका मतलब है कि आप थ्रेडिंग करते समय पाइप को तोड़ सकते हो। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सिंपल डाई स्टॉक का इस्तेमाल करते समय जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आपको डाई को बार बार सेट करना पड़ता है। मतलब क्या है, जैसे ही आपका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको क्या करना है, पाइप के ऊपर नट को कस के डाई को थोड़ा सा सेट करते हुए जाना है। ऐसे आपको थ्रेडिंग करते समय 8 से 10 बार करने हैं, तभी आपके पाइप के ऊपर थ्रेडिंग क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम लोग बात करें रैचेट डाई स्टॉक की, तो आपको रैचेट डाई स्टॉक को एक ही बार में चलाना होता है और चलाते समय आपको उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब 360 डिग्री फुल रोटेशन, 180 डिग्री हाफ रोटेशन बैकवर्ड साइज। इस तरीके से चलाने पर आप रैचेट डायस्टॉक से एक ही बार में आप क्या कर सकते हो, थ्रेडिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो थ्रेडिंग करने वाला ये टूल है, इस टूल के ऊपर जहाँ तक थ्रेड बने हुए रहते हैं उतने ही सेक्शन में पाइप का एंड आना चाहिए। जैसे कि मैं ड्राइंग में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये डाई स्टॉक का डाई है, उसके अंदर अगर ये डाई का एंड है तो यहाँ तक ही पाइप का एंड आना चाहिए, इससे बाहर वो नहीं आना चाहिए। तभी आपके ऊपर पाइप के ऊपर, जिस पाइप के ऊपर आप थ्रेडिंग कर रहे हो
उस पाइप के ऊपर सही लेंथ में थ्रेड जो है ये थ्रेड बन के आपको मिल जाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये ओपन डाइज दिखाई गई है, तो जब आप थ्रेडिंग करते हो तो पाइप का यहाँ से थ्रेडिंग अगर स्टार्ट हो रहा है या यहाँ से थ्रेडिंग स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि थ्रेडिंग स्टार्टिंग होते समय एंड में पाइप जो है या पाइप का जो ये फेस हम लोग देख रहे हैं, ये फेस दूसरे एंड में मतलब थ्रेडिंग के लास्ट पॉइंट में आके डाई के थ्रेड के लास्ट पॉइंट में आके रुकना चाहिए। उससे आगे हम लोगों को थ्रेडिंग करते हुए नहीं लेके जाना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका पाइप जो है ये पाइप थ्रेडिंग के मामले में वीक हो सकता है और जहां से पाइप टूटने का ब्रेक होने का चांसेस बढ़ सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड थ्रेडिंग में या स्टैंडर्ड पाइप थ्रेडिंग में आपको पाइप के ऊपर हाफ इंच इतने डिस्टेंस में ही क्या करने होते हैं, थ्रेड करने होते हैं। और वो थ्रेड हाफ इंच में बने हैं कि नहीं, वो समझने के लिए पाइप की जो डाइज है उन डाइज को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है कि जिनके सहारे बिना मेजरमेंट के हम लोग ये जांच सकते हैं कि हाँ, पाइप के ऊपर हम लोगों ने हाफ इंच इतने डिस्टेंस तक डाई को चलाया है या पाइप के ऊपर हाफ इंच इतने डिस्टेंस तक डाई ने थ्रेडिंग किया है। सो ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है पाइप थ्रेड के बारे में। सो पाइप थ्रेड्स एक स्टैंडर्ड साइज में आते हैं, ये सबको मालूम है। तो पाइप फिटिंग में ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जो होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी के नाम से जानते हैं, इन बीएसपी थ्रेड मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी की वजह से पाइपिंग जो है ये पाइपिंग को अपनी एक स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए कहीं भी जहां पाइप फिटिंग की ज़रूरत हो वहां पे पाइप के ऊपर बीएसपी टाइप के जो थ्रेड्स होते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जिनको कहा जाता है, वही बनाए जाते हैं और उनके ज़रिए ही पाइप की फिटिंग की जाती है। इसकी वजह से पाइपिंग में जहाँ पे थ्रेड बने हुए हैं उन थ्रेड की मजबूती या पाइप की फिटिंग ज़्यादा मजबूत मिलती है। इसीलिए ध्यान में रखना है, पाइपिंग में सबसे ज़्यादा पाइप थ्रेड जो है पाइप फिटिंग में पाइप थ्रेड जिसको हम लोग बीएसपी कहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो उसके लिए थ्रेड कटिंग करने के लिए हम लोग बीएसपी की टैप और डाइज जो होती है उनका इस्तेमाल करते हैं बाहरी थ्रेड काटने के लिए, और इंटरनल थ्रेड काटने के लिए उसी तरीके से हम लोग बीएसपी टैप्स का इस्तेमाल करते हैं और जिनके जरिए हम लोग थ्रेड कटिंग करने का काम करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पाइपिंग वर्क्स में हम लोग एक्सटर्नल सरफेसेस के ऊपर ही थ्रेड्स बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इंटरनल मोस्टली एक्सेसरीज जो होती है ये मशीनिंग के जरिए थ्रेडिंग करके हम लोगों तक आ जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। इसीलिए हम लोग एक्सेसरीज बनाते भी नहीं है या उनके ऊपर थ्रेड कटिंग का काम भी करते नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हम लोग पाइपिंग सीख रहे हैं तो ये ध्यान में होना ज़रूरी है कि पाइपिंग वर्क में पाइप से ज़्यादा उसकी एक्सेसरीज हार्ड होती है और उन एक्सेसरीज के अंदर बने हुए थ्रेड जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं, जबकि पाइप के ऊपर जो बने हुए थ्रेड्स होते हैं ये कैसे रहते हैं, तो टेपर फॉर्म में रहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो इसके लिए बीएसपी थ्रेड जो है ये पाइप के ऊपर बनाए जाते हैं पाइपिंग वर्क्स में। सो पाइप के अंदर जब थ्रेड बनाए जाते हैं तो ये थ्रेड्स जो होते हैं ये हमेशा पैरेलल होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर थ्रेड कहते हैं। पैरेलल मतलब समांतर थ्रेड्स काटे जाते हैं। और वही पाइप के ऊपर जो थ्रेड बने जाते हैं डाइस के थ्रू, वो कैसे रहते हैं, टेपर होते हैं, जिसकी वजह से पाइपिंग वर्क में असेंबली क्रिएट करना हम लोगों के लिए आसान हो जाता है। सो ये जो थ्रेड्स होते हैं ये थ्रेड्स जीआई पाइप की जो वॉल थिकनेस होती है उस वॉल थिकनेस के अनुसार 0.5 इंच से 6 इंच तक की रेंज में अवेलेबल होते हैं। लेकिन 0.5 इंच से 4 इंच तक के आउटसाइड डायमीटर या थ्रेड पर इंच का जो चार्ट है ये चार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो पाइप थ्रेड की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि 1/16 का पाइप है तो उसके ऊपर हम लोगों को कितने थ्रेड्स मिलेंगे,
पर इंच में तो 27। अगर वही 1/8 का पाइप है तो आपको 27 थ्रेड्स मिलेंगे। 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने मिलेंगे, थ्रेड पर इंच कितने मिलेंगे, तो 27। वही 1/4 का पाइप है तो आपको कितने मिलेंगे, 18 मिलेंगे। वही 3/8 का पाइप है तो बीएसपी थ्रेड हम लोगों को कितने मिलेंगे, 18 मिलेंगे। वही हाफ इंच का है तो हम लोगों को कितने मिलेंगे थ्रेड्स, तो 14 मिलेंगे। वही 3/4 का है तो कितने थ्रेड्स मिलेंगे, 14 मिलेंगे। वही 1 इंच का पाइप है तो थ्रेड्स जो मिलेंगे वो कितने रहेंगे, 11 या फिर 11.5 इतने थ्रेड्स मिलेंगे। वही अगर हम लोग 1 1/4 इंच की बात करें तो 11.5। वही 1.5 इंच की बात करेंगे तो 11.5। वही 2 इंच की बात करेंगे तो 11.5। सो 11 या 11.5 आप बोल सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 1 इंच से लेके 2 इंच तक की जो पाइप्स है उनके ऊपर कितने थ्रेड्स मिलेंगे, तो 11 थ्रेड्स मिलेंगे। 1 इंच में 11 थ्रेड्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 2.5 इंच अगर कहेंगे तो 8 थ्रेड मिलेंगे। वही 3 इंच की बात करेंगे तो 8 थ्रेड। वही 3.5 इंच की बात करेंगे पाइप की डायमीटर की तो कितने मिलेंगे थ्रेड्स, तो 8 मिलेंगे। सो 2.5 इंच से लेके 12 इंच तक हम लोगों को थ्रेड्स पर इंच पाइप के ऊपर कितने मिलेंगे, 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने मिलेंगे, तो 8 थ्रेड मिलेंगे। तो अगर कंपैरेटिवली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस चार्ट को तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जब पाइप का डायमीटर चेंज हो जाता है तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच जो है उनकी वैल्यूज जो है ये वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि छोटे पाइप्स के ऊपर जब थ्रेड बनाए जाएंगे तो उन थ्रेड का डेप्थ, क्रेस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका पिच, ये भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही पिच और डेप्थ कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ थ्रेड पर इन जो है ये बढ़ते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें कि जैसे ही जैसे डायमीटर बढ़ता जाता है, जैसे कि 1/2 इंच हो गया या 1 इंच हो गया या फिर 3 इंच हो गया या फिर 5 इंच हो गया, तो अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच जो है ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, थ्रेड का साइज जो है, मतलब थ्रेड की हाइट, क्रेस्ट की हाइट, फिर उसका पिच, डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ थ्रेड जो है ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 1 इंच में नंबर ऑफ थ्रेड डायमीटर के हिसाब से क्या हो जा रहे हैं, तो कम कम हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है, डायमीटर बढ़ रहा है तो डायमीटर बढ़ेगा, इसके हिसाब से स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा चाहिए, ताकत मजबूती से होल्डिंग होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर स्मॉल थ्रेड्स बनाने की कोशिश की जाए तो पाइपिंग वहाँ पे वीक होने के चांसेस होते हैं। सो ये क्या होता है, ये रेशो में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच रेशो में बढ़ते हैं या रेशो में घटते हैं। ये रेशो कौन सा होता है, तो डायमीटर टू थ्रेड का रेशो जो होता है उसके हिसाब से ये क्या किए जाते हैं, कम या ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो ड्राइंग में जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पाइप के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो टेपर एक्सटर्नल थ्रेड बने हुए हैं। वही एक्सेसरीज के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो पैरेलल थ्रेड बने हुए हैं। ओके, इसके बाद ये एक्सेसरीज है, एक्सेसरीज के अंदर मतलब ही इंटरनल थ्रेड्स हो गए, कैसे है, पैरेलल। और पाइप के ऊपर हम लोगों को कौन से थ्रेड मिल रहे हैं, तो टेपर थ्रेड मिल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है, पाइप की एक्सेसरीज जो होती है ये पाइप के मटेरियल से ज़्यादा हार्ड होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो पाइप थ्रेडिंग का सेक्शन होता है वो किस तरीके से दिखता है, तो पैरेलल थ्रेड जो होते हैं पाइप के ऊपर के वो किस तरीके से दिखते हैं हम लोगों ने देख लिया। टेपर थ्रेड है वो कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। सो ये जो टेपर सेक्शन होता है वो कितना डिग्री का रहता है, तो 1 डिग्री 47 मिनट का रहता है। 1 डिग्री एंड 47 मिनट का क्या रहता है, तो ये टेपर रहता है या टेपर एंगल रहता है। पाइपिंग का टेपर एंगल कितना रहता है, तो 1 डिग्री एंड 47 मिनट का रहता है। और उसका डिग्री कितना रहता है, एंगल कितना रहता है थ्रेड का, तो 55 डिग्री। ये 60 डिग्री ये ब्रिटिश मेट्रिक थ्रेड का है और पाइप थ्रेड का 55 डिग्री रहता है। सो ये जो टेपर दिखाया गया है ये टेपर की वजह से क्या होता है, असेंबली करना ईजी होता है। लेकिन इस टेपर की कुछ खामियां भी है, क्योंकि असेंबली में ये टेपर सेक्शन जो रहता है जब असेंबल होते हैं तब वो सेक्शन थोड़ा सा ओपन हो जाता है फिटिंग में। सो आगे हम लोग उसके बारे में
देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सीलिंग पाइप जॉइंट्स। पाइप जॉइंट जो होते हैं उसके टेपर की वजह से लिटिल बिट ओपन रहते हैं, तो वहाँ पे कैविटीज या अदर चीज़ें क्रिएट होने का चांसेस बढ़ता है कि या फिर पाइप वहाँ से लीकेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उस चांसेस को या उन पॉइंट्स को वहाँ पे कम करना ज़रूरी है, मतलब लीकेज को पूरी तरीके से मिटाना ज़रूरी है। तो लीकेज को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टेपर थ्रेड के ऊपर या फिटिंग होते समय इंटरनल एक्सटर्नल पाइप थ्रेड जब मैच होते हैं तो उनके बीच में जो गैप क्रिएट होता है उस गैप को भरना ज़रूरी हो जाता है। और उस गैप को किस तरीके से हम लोग भर सकते हैं, तो उसको भरने के लिए एक पैकिंग इस्तेमाल की जाती है जो क्या करती है, उन गैप के अंदर जाके बैठ जाती है और फिर हम लोगों को लीकेज फ्री जॉइंट प्रोवाइड करती है। तो ये पैकिंग किस तरीके से होती है, तो ये पैकिंग अलग अलग तरीके से होती है। टेम्पररी जॉइंट्स के लिए टेम्पररी पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, परमानेंट जॉइंट्स के लिए परमानेंट पैकिंग का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी आर यूजिंग देयर। तो अलग अलग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, एडेसिव्स का इस्तेमाल करते हैं और इस पैकिंग को क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, मतलब जो गैप है उस गैप को भरा जाता है। सो एक्सेसरीज के ऊपर पैरेलल थ्रेड से, ये हम लोगों ने देख लिया, इसीलिए क्या कहा जाता है उसको, पैरेलल फीमेल थ्रेड। क्यों, क्योंकि पाइप उसके अंदर जाके बैठता है और एक्सेसरीज पाइप को अपने अंदर संभालने का काम करती है, इसके लिए वो फीमेल पार्ट हो गया और पाइप क्या है, तो मेल पार्ट हो गया। तो मेल पार्ट के ऊपर कौन से थ्रेड रहते हैं, तो टेपर थ्रेड रहते हैं। तो फीमेल पार्ट के ऊपर के थ्रेड और मेल पार्ट के ऊपर के थ्रेड जब मैच होते हैं पूरी तरीके से, तो वहां पे हम लोगों को क्या मिलता है, थ्रेड के बीच में आगे की तरफ गैप मिलता है। जब पीछे के थ्रेड मैच हो जाते हैं पूरे तरीके से तो वहां पे कोई गैप नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एंड के थ्रेड्स की, तो यहाँ पे कोई गैप है क्या, तो नहीं है। लेकिन वही अगर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। ये गैप क्या करता है, वहां पे एक एयर स्पेस क्रिएट कर देता है, हवा का या खुली जगह वो क्रिएट कर देता है। तो जब बहने वाला कोई भी मटेरियल, लिक्विड या कोई भी चीज़ हो, वो क्या कर सकती है, इस ओपन स्पेस के ऊपर क्या कर देती है, अपना असर छोड़ सकती है, जिसकी वजह से पाइपिंग आगे जाके वीक हो सकती है। तो इस गैप को पूरे तरीके से सीलिंग करना ज़रूरी है। अगर वो सीलिंग किया जाए तभी हम लोग बोल सकते हैं कि पाइपिंग हमारी जो है ये सही तरीके से बन गई है। अगर वो सीलिंग ना किया जाए तो कुछ समय के बाद शायद पाइपिंग लीकेज हो सकता है। तो इसके हिसाब से क्या किया जाता है, सीलेंट का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलेंट। जैसे हमारे पास में जनरली हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, एक टाइप की वाइट टेप होती है, इसको टेफ्लॉन कहा जाता है। टेफ्लॉन प्लास्टिक का एक सिंथेटिक मटेरियल है जो पाइप्स के ऊपर बिठाया जाता है। पाइप्स के ऊपर मतलब पाइप्स के ऊपर बनाए हुए जो थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड्स के ऊपर बिठाया जाता है और इसके अंदर वो खूबी होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसके अंदर कोई एडेसिव मटेरियल नहीं होता है, लेकिन इस टेफ्लॉन की एक ऐसी खूबी है कि हम लोग जब इसको घुमाते हैं और खींच के तोड़ते हैं तो ब्रेक होने के बाद ये उसी जगह पे अटक जाता है या चिपक जाता है, भले उसके अंदर कोई एडेसिव जैसी चीज़ ना हो। और जैसे ही हम लोग इसके ऊपर एक्सेसरीज घुमाते हैं तो क्या होता है, पाइप के ऊपर आगे के जो थ्रेड्स होते हैं वो एक्सेसरीज के साथ में, जैसे हम लोग देख रहे हैं, क्या करते हैं, घिसते हुए चलते हैं, फ्रिक्शनेट होते हैं। तो फ्रिक्शनेट होते समय क्या किया जाता है, ये जो टेफ्लॉन हम लोगों ने लगाया उसको टेफ्लॉन टेप कहते हैं और ये मटेरियल जो है उसको टेफ्लॉन कहते हैं। सो ये जो टेफ्लॉन टेप है या उसका मटेरियल है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये धागे के फॉर्म में दिख रहा है, सेम वैसे ही ये क्या हो जाता है, कट हो जाता है और जो गैप होता है उस गैप को क्या कर देता है, फिल कर देता है, मतलब उस गैप के अंदर जाके ये बैठ जाता है और हम लोगों को लीकेज फ्री जॉइंट मिलता है। लेकिन टेफ्लॉन कैसा है, तो टेम्पररी मटेरियल, अगर आपने उस असेंबली को दोबारा खोल दिया तो आपको वापस वहाँ पे टेफ्लॉन लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए जहाँ पे असेंबली में जॉइंट्स को ओपन नहीं करना है, सालों साल चलाना है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सॉल्यूशंस लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो धागे होते हैं उन धागों का इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन के धागों का या रेशो का इस्तेमाल किया जाता है और उसको उन सॉल्यूशंस में डुबाया जाता है। कुछ सॉल्यूशंस को बुलडॉग के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कलर का एक सॉल्यूशन आता है, अभी अलग अलग कलर के सॉल्यूशंस आते हैं, तो उसके अंदर उन धागों को डुबाया जाता है और उस पाइप के ऊपर या थ्रेड जो बने हुए पाइप्स के ऊपर उनके ऊपर लपेटा जाता है। लपेटने से पहले ऑयल, ग्रीस जैसी ऑयली सब्सटेंस को निकाला जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो है, जैसे एटमॉस्फेयर, इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से इसका एयर कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। जैसे हम लोग इसको धागों के ऊपर लपेटते हैं और धागों को यहाँ पे लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एयर कांटेक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होता है हवा के साथ में और ये खुद फैल जाता है और पत्थर की तरह ठोस हो जाता है। जब ये ठोस होने लगता है तो अपने साथ में वो धागे को भी क्या कर लेता है, फुला लेता है और जो गैप होता है उस गैप को भी भर देता है। जो जहाँ पे गैप नहीं होता है वहाँ पे भी उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल छूट जाता है तो वहाँ पे भी वो फूल जाता है
और इसकी वजह से ये इस तरीके का जॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर आपने इस सॉल्यूशन को सही तरीके से लगाया है तो उस जॉइंट को बाद में भी आपको अगर खोलने की दिक्कत आ पाए या नौबत आ जाए तो आप उसको इजीली नहीं खोल सकते, मतलब इतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी तभी आप उस जॉइंट्स को खोल सकते। दैट इज नोन एज अ सीलिंग ऑफ पाइप जॉइंट, मतलब पाइप जॉइंट को सील करना कि जिससे वो लीकेज ना हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टेक्निकल लैंग्वेज में हेम पैकिंग कहा जाता है। तो हेम पैकिंग क्या है? द हेम पैकिंग इज यूज्ड टू एंश्योर दैट एनी स्मॉल स्पेस बिटवीन टू मेटल थ्रेड्स, मेल और फीमेल थ्रेड्स, इज सील्ड टू प्रिवेंट एनी लीकेजेस। तो आपको ये समझ में आ गया कि हेम पैकिंग किसको कहा जाता है? ऐसी पैकिंग जिसका इस्तेमाल करके मैच होने वाले मेल और फीमेल थ्रेड जो है उनके बीच में जो गैप बनता है उसकी वजह से होने वाले लीकेजेस के चांसेस को दूर करने वाला मटेरियल, उसे क्या कहा जाता है? हेम पैकिंग। तो हेम पैकिंग के जरिए हम लोग क्या करते हैं? सीलिंग करते हैं। तो बहुत सारे जगह पे बुलडॉग्स का इस्तेमाल करते, लॉक टाइट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है, सीलिंग थ्रेड्स का इस्तेमाल करते, मतलब सॉल्यूशन लगे हुए इन थ्रेड्स का इस्तेमाल करते, कुछ जगह पे टेफलॉन टेप का इस्तेमाल करते। किस तरीके का जॉइंट आपको रिक्वायर्ड है तो उसके तरीके से क्या किए जाते हैं? सीलिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हम लोग पाइप के ऊपर थ्रेड बनाते हैं ये टेपर फॉर्म में रहते हैं। तो आगे के अगर हम लोग देखेंगे 3 से 4 थ्रेड आपको कैसे मिलेंगे या 4 से 5 थ्रेड आपको कैसे मिलेंगे, तो टेपर मिलेंगे। उसके बाद टेपर का रेशो कम होता जाएगा। तो बी सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 थ्रेड आपको कैसे मिलेंगे? कम टेपर वाले। और पीछे का सेक्शन जो रहेगा वहाँ पे टेपर थ्रेड आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे पैरेलल थ्रेड मिलेंगे, लेकिन ये अनफॉर्म्ड थ्रेड रहते हैं। सो जब ये एक्सेसरीज के साथ में मैच होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए पाइपिंग में जब आप पाइप डाई के थ्रू थ्रेडिंग करोगे और वो पैरेलल थ्रेड के बजाय टेपर थ्रेडिंग होगा तो ये ध्यान में रखना है पीछे के थ्रेड आपके पूरे डेप्थ वाले नहीं मिलेंगे, ये हमेशा टेपर फॉर्म में रहते हैं, अनफॉर्म रहते हैं। तो इसको फॉर्म में लाने का काम कौन करता है? तो एक्सेसरीज के ऊपर जो बने हुए थ्रेड्स होते हैं वो इनको फॉर्म में लाते हैं। जब आप उसको रेंज की सहायता से या अलग किसी टूल की मदद से उन एक्सेसरीज के ऊपर घुमाते हो तो उस समय पे एक्सेसरीज के हार्डनेस की वजह से क्या होते हैं? पाइप के ऊपर एक्सेसरीज क्या करती है? अपने थ्रेड को चलाती है, मटेरियल को दबाती हुई क्या करती है? पाइप के ऊपर जो अनफॉर्म थ्रेड है उसको फॉर्म में लाने का काम करती है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको कोई टूल चला के इन थ्रेड्स को फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से कभी कभार आप जब हेम पैकिंग डालना भूल जाते हो तो इस मेथड की वजह से क्या होता है? वहाँ से लीकेज होने के चांसेस कम होते, लेकिन ऐसा करने के बाद दोबारा आपने असेंबली को ओपन किया तो उसके अंदर से लीकेज होने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। सो दैट इज नोन एज सीलिंग ऑफ पाइप जॉइंट्स।